गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब तक अपना जो किया था डिबेंचर्स की रिडम्पशन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, अब तक हमने किया था मेथड्स, किन किन मेथड से हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर्स की। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना डिबेंचर्स की रिडम्पशन के लिए हम एक सिंकिंग फ़ंड जब बनाते हैं तो वो सिंकिंग फ़ंड कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें अमाउंट डलती हैं और उसका कैसे प्रोसीजर होता है उसको बाद में सेट ऑफ करने तक का। तो देखो, सिंकिंग फ़ंड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जब हमने डिवेंचर इशू किए बिल्कुल शुरू में हम जब डिवेंचर इशू करते हैं, डिवेंचर क्या है, एक तरह से लोन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब हम एक तरह से लोन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं पैसे मंगवाने के लिए, तो एक ना एक टाइम के बाद तो हमें वो लोन रिटर्न भी करना पड़ेगा वो मनी। तो कंपनी के ऊपर एकदम से बर्डन ना आए सारे पैसे रिटर्न करने का, इसीलिए कंपनी क्या करती है कि उसको पता होता है कि उसको कितने टाइम के बाद रिडम्पशन करनी है, तो वो शुरू से ही अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस टाइम पीरियड के लिए निकालना शुरू कर देती है। ठीक है, ताकि वो ड्यू डेट पर एक्चुअल पेमेंट कर सके विदाउट एनी डिले। तो जब वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालती है अपनी फ्यूचर रिडम्पशन के लिए, फ्यूचर पेमेंट के लिए, तो वो जिस फंड में डालती है वो होता है सिंकिंग फ़ंड। सिंकिंग का मतलब होता है कि उसने मतलब कि एक जगह आपका पैसा ऐसा डल रहा है, वो वापस तो नहीं आना है। क्योंकि आपने लिया, रिटर्न नहीं कर रहे हो आप, तो आप उसको एक नाम दिया है गया है सिंकिंग फ़ंड। और इसे फ़ंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि आप इसको बाद में आगे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सिंकिंग फ़ंड की जो अमाउंट डलती है, मान लो आपने 4 साल के बाद रीपेमेंट करनी है, आपने मान लो आज की डेट में आपने ये डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है, और आपको इसकी रिडम्पशन करनी है आफ्टर 5 ईयर्स। तो आप क्या करोगे, बीच के जो 4 साल रहेंगे, 4 ईयर्स रहेंगे, इनमें आप रिडम्पशन के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के रखोगे। तो जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट है एक्स रुपीज़ का, ठीक है, तो आप चाहोगे कि ये अमाउंट जो कि 5 साल के बाद फुल अमाउंट यूज़ होगा, तो क्यों ना मैं जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट है इसको मैं बीच बीच में इन्वेस्ट करता रहूँ या करती रहूँ। तो आपका ये जो अमाउंट होता है आप इसको इन्वेस्ट भी करते हो, इसीलिए इस अमाउंट को एक रिज़र्व की बजाय सिंकिंग फ़ंड का नाम दिया जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में सिंकिंग फ़ंड है या सिंकिंग रिज़र्व है, तो या फिर डिबेंचर रिडम्पशन फ़ंड है या डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़ंड का अगर यूज़ करा गया है वर्ड, इसका सिंपली मतलब ये है कि आपने जो पैसा निकाला है रिडम्पशन के लिए, यू आर इन्वेस्टिंग इट फर्दर। सिंपल इसका मतलब सिर्फ ये होता है। तो आई होप इसका एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो आप इसका बाकी लाइन टू लाइन आप खुद पढ़ना, इसमें यही है। इसके बाद क्या होता है कि देखो, डिवेंचर जो आपने फ़ंड निकाला है, इसके 2 तरीके हैं। हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, एज ए एसेट हम इसको यूज़ कर सकते हैं और एज ए लाइबिलिटी। एज ए लाइबिलिटी नहीं, मतलब कि टू पे लाइबिलिटी। हम टू पे लाइबिलिटी तो हम यूज़ करते ही हैं। अब देखो, आपने रिज़र्व बनाया है, ठीक है, रिज़र्व कहाँ शो होता है आपका, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ की तरफ रिज़र्व्स एंड जनरल रिज़र्व्स एंड सरप्लस में आपका जनरल रिज़र्व में जाता है आपका डीआरआर का अमाउंट। तो आप इसको ऑलरेडी यूज़ तो करते हो टू पे लाइबिलिटी, बट अगर आप इसको एक एसेट के रूप में भी यूज़ करना चाहो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जाके ये एक एसेट का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि सिंकिंग फ़ंड को एक एसेट के रूप में मानना और एक लाइबिलिटी को पे करने के तरीके के रूप में मानने में क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, यहाँ पर वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक बोल्ड लेटर्स में आपको ये बोला है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंकिंग फ़ंड या डीआरआर फंड विल सर्व द पर्पस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, जो अगर आपको क्वेश्चन में फ़ंड का नाम दिया गया है, तो आपको ये नहीं है कि अलग से डीआरआर बनाना है, आपको वो अमाउंट ही आपको अपना डीआरआर के रूप में कंसीडर करना है। अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन है तो देयर विल बी नो नीड ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर सेपरेटली इन सच अ केस। किस केस में, जहाँ पर आपको फ़ंड दिया गया है। आपको ये नहीं कहना कि मैम वो तो फ़ंड है, हमें तो रिज़र्व बनाना है, फ़ंड और रिज़र्व का चक्कर अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब अच्छा, हम करते हैं इसका बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या है। देखो, अ सिंकिंग फंड may be created either to replace an asset
एक एसेट को रिप्लेस करने के रूप में बनाया जा सकता है और टू पे अ लाइबिलिटी। तो दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? फर्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, आप उसमें से पहले ही एक खर्चा निकाल रहे हो, ठीक है। वो होता है आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज, मतलब कि जो आपके प्रॉफिट्स को कम करता है, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपके प्रॉफिट्स को कम नहीं कर रहा, वो एक थोड़े टाइम के लिए आपके प्रॉफिट्स को ना मतलब कि कहते हैं प्रोपोर्शन चेंज कर देता है। आपका टोटल प्रॉफिट मान लो एक्स अमाउंट का है और आपने इसमें से एक वाई अमाउंट निकाल के कहीं और डाल दिया है, दैट इज़ एक्स माइनस वाई। इसका मतलब आपका प्रॉफिट एक थोड़े टाइम के लिए कम हुआ है, आपने बस अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में से उसको माइनस नहीं करा है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आप उसको पहले ही माइनस करते हो, प्रॉफिट निकालने से पहले ही उस खर्चे को। और एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, उस खर्चे को माइनस नहीं करते, बाद में उस खर्चे को प्रॉफिट में से थोड़ा सा प्रोपोर्शन चेंज निकाल देते हैं उसके लिए। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जब आप इसको एक एसेट को रिप्लेस करने के तौर पे यूज़ करते हो, तो जब एसेट है आप उसके में क्या करते हो, एसेट के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन लगती है, और डेप्रिसिएशन का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसमें आप डेबिट की तरफ दिखाते हो। बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट आप उसके माइनस करते हो, ठीक है। दैट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि अगर आप उसे एक एसेट के रूप में मानते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट इज़ एक्चुअली डेप्रिसिएशन। जैसे आप डेप्रिसिएशन काटते हो हर साल, ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हो तो आपको एक जो इन्वेस्टमेंट का हर साल का प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है, आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है, वो इंस्टॉलमेंट आपका डेप्रिसिएशन के रूप में माना जाएगा। इसीलिए एक एसेट पे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, उसी तरह आपके सिंकिंग फंड में एनुअल इंस्टॉलमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का काम करेंगी। वो ये कह रहा है, हेंस दे आर अगेंस्ट प्रॉफिट एंड देयरफॉर डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। और उसकी एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और डेप्रिसिएशन फंड। आई होप आपको ये डेप्रिसिएशन का और एनुअल इंस्टॉलमेंट का जो लिंक है वो समझ आया होगा। देखो, एक डेप्रिसिएशन का कब लगती है, एक एसेट पर लगती है, आप रेगुलरली एक खर्चा करते हो। यहाँ पर एनुअल इंस्टॉलमेंट क्यों आपका एक खर्चा, क्योंकि आपने जो फंड में इन्वेस्टमेंट करी है ना, आप उसको आपने जो फंड का अमाउंट निकाला आप उसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर आपकी इंस्टॉलमेंट में और डेप्रिसिएशन में एक सिमिलैरिटी बनती है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट था जब आपको उसको एक एसेट के रूप में रिप्लेस करने के रूप में ट्रीट करते हो। अब सेकंड केस है कि जब आप एक DRR को एक लायबिलिटी के रूप में पे करने के रूप में देखते हो, जो कि हम जनरली देखते ही हैं। DRR बनाया ही हमें लायबिलिटी को पे करने के लिए जाता है। तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होगी, हमने सिर्फ अपना प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करा, अपने प्रॉफिट में से एक थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रखा है। अब थोड़ा सा हिस्सा निकालने का मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट जो कि डिविडेंड बांटने के लिए यूज़ होना था, अब वो थोड़ा कम यूज़ होगा, एक्चुअल अमाउंट से कम अमाउंट यूज़ होगा। तो उसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट, क्योंकि उतने अमाउंट से हमारा सरप्लस कम हुआ है। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, हमने वो अमाउंट कहाँ पे जाके डाल दिया है, सिंकिंग फंड में डाल दिया है, ये उसकी एंट्री बनेगी। अब बाद में कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि सिंकिंग फंड का जो अमाउंट है उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे। तो जैसे आपने अगर एसेट के रूप में माना है तो अलग तरीका होगा डिस्पोज करने का, लायबिलिटी के रूप में माना है तो अलग तरीका होगा डिस्पोज करने का। देखो इनमें फ़र्क क्या है। इन केस सिंकिंग फंड टू रिप्लेस एन एसेट अगर है तो क्रेडिट बैलेंस जितना भी सिंकिंग फंड का होगा विच इज़ इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के रूप में है, इज़ टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट। मतलब कि आपका जो डेप्रिसिएशन के रूप में आप यूज़ कर रहे हो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्यों, डेप्रिसिएशन क्या होती है, उल्टी होती है एसेट के, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आप सिंकिंग फंड को एक डेप्रिसिएशन के रूप में यूज़ कर रहे हो जो कि उसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो जब आपका किसी एसेट का ईयर एंड में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उतने अमाउंट से उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करोगे। इस तरह से आपका सिंकिंग फंड का अमाउंट यूज़ करा जाएगा। और दूसरा केस क्या है, जब आप उसको लायबिलिटी के रूप में पे करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा कि जितना अमाउंट आपका बचा हुआ है आप उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, विच इज़ टू बी रिप्लेस्ड एंड द सिंकिंग फंड इज़ एक्सटिंग्विश्ड। ये हमारा फर्स्ट केस का है। इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, जब आप उसको डेप्रिसिएशन के रूप में देखते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट।
इसको जो आप ख़त्म करते हो, क्यों? क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है एट द एंड और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब आपको साल के एंड में अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं तो आपको उसका कॉन्ट्रा करना होता है। तो डेप्रिसिएशन का अगर क्रेडिट बैलेंस है हमारा तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना होता है। तो इसलिए हमारी एंट्री क्या बन जाती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब हमारा सेकंड केस है कि जो हम उसको लायबिलिटी के पे करने के लिए रखते हैं, तो उसमें देखो क्या होता है कि जो आपका सिंकिंग फंड का अमाउंट जो बचा हुआ है उसको उठा के एट द एंड जनरल रिजर्व में डाल दो। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये हम शुरू से करते आए ये एंट्री, इसमें कुछ भी नया नहीं है। रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होगी बैलेंस शीट में। सिंकिंग अगर तो सिंकिंग फंड रिप्लेस करने के लिए है एसेट को तो ये एज ए डिडक्शन दिखाया जाएगा फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट, जैसे कि डेप्रिसिएशन दिखाई जाती है। और अगर इसको लायबिलिटी के पे करने के लिए रखा गया तो इसको आप जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में लायबिलिटीज़ की तरफ जाके उधर दिखाओगे। ये है। बाकी ये जो आपको नीचे गिवन है इसको बनाने का ये स्टेप्स आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब हमारी आती है जर्नल एंट्रीज़। क्वेश्चन करने से पहले इन जर्नल एंट्रीज़ का जो पैटर्न है इसको अपने माइंड में फिट रखना, तभी जर्नल एंट्रीज़ आपकी हो पाएंगी। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें सिंकिंग फंड अगर बनाना है तो हमें क्या करना है कि अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन निकाल के रखना पड़ेगा सिंकिंग फंड बनाने के लिए, और फिर हमें उसको क्या करना है बाद में इन्वेस्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, सरप्लस में से अमाउंट निकालेंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड, कुछ भी नाम आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। किस चीज़ के लिए? अपने सिंकिंग फंड में एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन डालने के लिए। उसके बाद जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमने डाला है हम उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं कहीं बाहर। उसकी इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होती है हमारी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है और हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ क्योंकि हमने कहीं और उससे इन्वेस्ट किया। तो हमारी ये दो एंट्रीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सिंकिंग फंड कंपलसरी हैं बनानी। जिस साल में हमने सिंकिंग फंड बनाया उस साल में ये दो एंट्रीज होंगी। अब उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स में क्या होगा, सिर्फ जो साल में पेमेंट करनी है उस साल को छोड़ के, ठीक है। मान लो कोई डिवेंचर इशू करा और उसकी 5 साल के बाद पेमेंट है, तो उसकी पहले साल में तो एंट्रीज़ क्या होंगी जो हमने ये वाली करी, बाकी 3 साल की एंट्रीज़, बाकी 4 साल की में एंट्रीज़ ही होंगी, और बाकी जो 5वां साल होगा उसमें कुछ और एंट्रीज़ होंगी। अब देखो बीच के जो साल हो गए उनमें क्या एंट्री होगी कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया था, जब आपने फ़ंड बनाया तो आपने इन्वेस्ट करा था। जब आप साल के शुरुआत में जाते हो अगले साल के, तो क्या है कि आपको जितने आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब वो इंटरेस्ट आपको मिलता है तो इंटरेस्ट आपके बैंक में आता है। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इंटरेस्ट लेना है पिछले साल का। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि जो इंटरेस्ट आया है उसे सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री करो उसकी। अब क्या कोई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। फिर हमारी अलग स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने अगले साल का कंट्रीब्यूशन निकालना है सिंकिंग फंड के लिए। अगेंस्ट रिपीट एंट्री सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड में अगले साल का कंट्रीब्यूशन भेजने के लिए, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन डाला। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि उस कंट्रीब्यूशन को उठा के फर्दर इन्वेस्ट करना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। क्या है? इंटरेस्ट लेना, उस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना। फिर थर्ड स्टेप नया सिंकिंग फंड का कंट्रीब्यूशन बनाना। फोर्थ स्टेप उस कंट्रीब्यूशन को फर्दर इन्वेस्ट करना। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले साल में। जब कौन सा साल है हमारा? लास्ट ईयर, जब हमें रिडम्पशन करनी है तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव करना है जितना अब तक हमारा इकट्ठा हो चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, जितना हमने लास्ट में जो हमारा रिसेंट इंटरेस्ट है वो, फिर आप उसको क्या करोगे? ट्रांसफ़र करोगे सिंकिंग फंड में, कर दिया। उसके बाद आप एनुअल कंट्रीब्यूशन करोगे। ये 3 हमारी एंट्री फॉलो सेम। उसके बाद अब आपने उसको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना है। पिछले स्टेप्स में हमने क्या किया था, फंड में अमाउंट निकाला थोड़ा सा, फिर हमने उसको फर्दर इन्वेस्ट किया। लेकिन अब हमारा आखिरी साल है, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाना है हमें। अब हमें क्या करना है, जितना हमारी हो गई है उसको बेचना है ताकि हम अपने डिबेंचर्स को पे ऑफ कर सकें।
सेल करने की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आपकी इन्वेस्टमेंट सेल हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट करो। अगर लॉस हुआ है तो इसका काउंटर एंट्री कर देना। सेल होगी इन्वेस्टमेंट। अब डिवेंचर्स को पे करने की वही एंट्री जो हम पिछले चैप्टर से करते हैं, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। इसकी मैंने आपको 1000 बार एक्सप्लेनेशन समझा रखी है, पिछले लेक्चर्स में जाके देख लेना क्या है अगर नहीं पता तो। फिर है हमारा, अब हमने सिंकिंग फंड के अकाउंट को क्लोज़ करना है। अब जो सिंकिंग फंड का अकाउंट है उसमें दोनों तरह के प्रॉफिट्स हैं हमारे, ठीक है। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स भी जाते हैं और रेवेन्यू नेचर के भी जाते हैं। तो जब हमें उसको साल के एंड में बंद करना है तो हम ये देखेंगे इसमें कितना अमाउंट कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का है और कितना अमाउंट रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट का है। तो जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का है हम उसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, और जो रेवेन्यू नेचर का बच गया उसको कहाँ डालेंगे, जनरल रिजर्व में डालेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सिंकिंग फंड में से अमाउंट निकाल रहे हैं तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, जब बनाया था तब क्रेडिट किया था ना, अब बंद करने इसको तो डेबिट करेंगे। सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जितना अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो वहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू नेचर का है तो जनरल रिजर्व में जाएगा। मिक्स है तो निकालो कैपिटल नेचर का कितना प्रॉफिट और रेवेन्यू नेचर का कितना है, तो हमारी ये एंट्री बन जाती है। ये हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट थियोरी पोर्शन। अब हम इसका करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखो क्या है कि 1 अप्रैल 2007 है, इसमें अपोलो लिमिटेड ने इशू करे हैं 2000 डिवेंचर इशू किए हैं, 12% हैं, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, पेबल एट पार होना है एट द एंड ऑफ 3 years। डिसाइड क्या करा गया है कि सिंकिंग फंड बनाना है फॉर द पर्पस ऑफ द रिडम्पशन। इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट ऑफ 4%, इंटरेस्ट हमारा 4% आएगा। सिंकिंग फंड में जो अमाउंट डालना है हर साल, सिंकिंग फंड की टेबल होती है उसने हमें बता रखा है कि इतना अमाउंट डालना है। इतने अमाउंट का मतलब है कि जितना आपने इशू करा हुआ है उसको हम इस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना अमाउंट बनता है वो एनुअल कंट्रीब्यूशन में जाता है, वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन्वेस्टमेंट सेल कर दी 31 मार्च 2010 को, क्योंकि 3 साल के बाद रिडम्पशन होनी है। 7 में इशू किए थे, 3 साल बाद रिडम्पशन 2010 में, इसीलिए उसने तीसरे साल में इन्वेस्टमेंट सेल करी है अपनी। डिवेंचर्स वर पेड ऑफ, अब नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। और इंटरेस्ट क्या कहते हैं कि एंट्रीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में बी इग्नोर्ड, जो आप डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दोगे वो इग्नोर आप कर सकते हो, वो ये कह रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसे इग्नोर नहीं करना है। इसका स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। इसका देखो, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी, इशू करा है, इशू करने की सेम एंट्री जो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। 2000 है और 100 रुपये का एक है तो 2 लाख का आपका इशू हो गया। इशू करने के बाद उसको ट्रांसफ़र किया डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। ये हमारी एंट्री सेम चल रही है इतने टाइम से। उसके बाद आपने क्या करना है, साल के एंड में सिंकिंग फंड बनाना है। सिंकिंग फंड बनाना है तो उस एंट्री क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, कितना अमाउंट है, जितना इशू किया था 2 लाख का, मल्टीप्लाई टेबल में कितना अमाउंट गिवन है 0.32, जो भी आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 64070। इसका मतलब पहले साल का कंट्रीब्यूशन हमारा इतना हो गया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद हमारा स्टेप क्या होता था, उसको इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर हम उसी दिन करेंगे उसको, 31 मार्च को ही करेंगे। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट करा। साल के एंड हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं। नेक्स्ट ईयर में जाते ही हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न करना, जितना हमने पिछले साल इन्वेस्टमेंट करी थी। तो 2009 31 मार्च बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, 4% की रेट है तो 64,070 का 4% निकालोगे तो आता है 2,563 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो आपने अर्न करा है। अर्न कर लिया। अब अर्न करने के बाद इसको कहाँ भेजते हैं, हम सिंकिंग फंड में भेजते हैं। तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और सिंकिंग फंड को क्रेडिट करेंगे, सेम अमाउंट हमने कहाँ करा है, ट्रांसफ़र करा है फंड में। अब हमारा
अगले साल का नया कंट्रीब्यूशन करने का बारी है। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, सेम कंट्रीब्यूशन जाएगा ये। अब हमारा क्या अगला स्टेप है कि जितना हमने कंट्रीब्यूशन करा उस साल का वो, और जितना हमने पिछला इंटरेस्ट अर्न करा है वो, इन दोनों को मिला के फर्दर इन्वेस्ट करो। दोनों को मिला के हमारा फर्दर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, दोनों को ऐड करा हमारा बना 66,633 रुपये हमने फर्दर इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद आपका साल ख़त्म है, आपको न्यू ईयर में एंटर करना है आपको। अब न्यू ईयर कौन सा है आपका, 2010 है। 2010 हमारा कौन सा साल होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारा रिडम्पशन का ईयर है। तो अब आपको क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जितना अब तक हो चुका है सबको इकट्ठा करना है बस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट देखते हैं हमारा पिछले साल का कितना बना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड 4%, 1,30,703 का। अभी 1,07,703 कैसे आया, देखो पहले आपने कंट्रीब्यूशन करा 64,703 का, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट अर्न करा था उसके ऊपर 2,563 का, ये अमाउंट बना था आपका। फिर आपने इसको फर्दर दोबारा से आपने क्या कितना डाला था, इतना करा था। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला था, अच्छा ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इसके ऊपर 4% इंटरेस्ट आपको मिला है, कितना 5,228, ये आपको इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हो गया है। अब रिसीव हो गया, उसको क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 5,228 ट्रांसफ़र कर दिया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, हमें क्या करना है, अपना उस साल का कंट्रीब्यूशन करना है। हर साल का अलग कंट्रीब्यूशन है ना, तो उस साल का कंट्रीब्यूशन करना है हमारा, कितना होना चाहिए 64,703, इतना हमारा होना चाहिए ना कंट्रीब्यूशन, 64,703 होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 64,703, ये कितना अमाउंट बन रहा था हमारा 64,070 हमारा इन्वेस्टमेंट करना था हमें, सिंकिंग फंड का निकालना था, लेकिन हमने कितना निकाला है 64,069। अब ये 1 रुपया कम क्यों है, देखो आपने कितना अमाउंट हो गया आपका, आपने 64,070 एक करा था, फिर आपने 2,563 ये हुआ, फिर आपने नेक्स्ट ईयर का करा था जो 64,070, फिर आपको उसका इंटरेस्ट मिला था, कितना मिला था, उसका इंटरेस्ट आपको मिला था 2,563, उसका फर्दर आपको इंटरेस्ट मिला था 6,633। फिर आपने फर्दर इन्वेस्ट किया था, आपको करना था इतना, ठीक है। लेकिन जब आप इन सब को टोटल करते हो तो आपका आता है 2,01,000 रुपये आता है, लेकिन आपको रिडम्पशन एट पार है, 2 लाख की करनी है रिडम्पशन, तो इसीलिए हम इस साल में कंट्रीब्यूशन 1 रुपये से कम करेंगे। इसीलिए हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 64,070 की बजाय 64,069 है, इसीलिए आपका 1 रुपये का कम कंट्रीब्यूशन हुआ है। हो गया कंट्रीब्यूशन। अब हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। सेल करने की एंट्री करके बैंक टू सिंकिंग फंड, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बनी थी 130,703, इतनी हमारी अब आज तक की इन्वेस्टमेंट बनी है। फिर क्या करना है, हमने डिवेंचर की रिडम्पशन को ड्यू करना है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 2 लाख से ड्यू करने, क्यों, रिडम्पशन एट पार है। फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 2 लाख। उसके बाद आपका जो सिंकिंग फंड में अमाउंट बच गया उसको आप कहाँ भेजोगे, जनरल रिज़र्व में भेजोगे। तो सिंकिंग फंड का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है आपने, देखो शुरू में जनरल एंट्रीज की बिल्कुल शुरू में ये देखो सिंकिंग फंड कहाँ पर आपका क्रेडिट हुआ है। सिंकिंग फंड का बैलेंस क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आप उसको ऐड कर लो। 64,070 यहाँ पर है, ये 64,070, उसके बाद हमारा सेकंड सिंकिंग फंड आता है 2,563 का, ये वाला। उसके बाद हमारा सिंकिंग फंड आता है अगेन 64,070 का। उसके बाद आता है सिंकिंग फंड 5,228 का। उसके बाद आता है 64,069 का। बस इन सभी को ऐड करके देखोगे आपका 2 लाख रुपीज़ बनेगा। उस 2 लाख रुपीज़ को आपने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि वो यूज़ नहीं हुआ है,
हमने उसको जनरल रिज़र्व में बेच देना है। इसके साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है ये। इसके बाद आपका ये जो बने हुए हैं, आप इसका एक खुद ट्राई करना बनाने की। लेजर अकाउंट्स हैं, सिंकिंग, ये डिबेंचर अकाउंट अलग बना, डिबेंचर का अलग लेजर बना रखा है उसने, फिर सिंकिंग फंड का अलग से लेजर बना रखा है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अलग लेजर है, इंटरेस्ट फ्रॉम सिंकिंग फंड का अलग लेजर है, जनरल रिजर्व का अलग लेजर है। हमारा मेन काम था जर्नल एंट्रीज़ करना। आपको लेजर बनाने आते हैं जर्नल एंट्रीज़ में से उठाकर, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।